हेलो फ्रेंड्स, वर्धन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग उत्तर प्रदेश जूनियर टीचर वैकेंसी की जो हमारी एससीईआरटी की बुक्स चल रही हैं 6 to 8, ठीक है, 6 to 8 सोशल साइंस वाली, ठीक है, 6 to 8 हमारी जो सोशल साइंस की चल रही हैं एससीईआरटी बुक्स, ठीक है। उसमें पहली वीडियो मैंने इतिहास की बनाई थी, हिस्ट्री की। उसमें 2 लेसन्स को एक ही वीडियो में कवर किया था। कल मैंने भूगोल की बनाई थी, उसमें एक लेसन था। और आज की वीडियो में हम लोग पॉलिटी पढ़ेंगे, ठीक है। और ये सारा आपका सिलेबस वाइज है। और जैसा कि आप लोग सिलेबस देखा होगा, तो आपका जो कंपलसरी पेपर है सोशल स्टडी का, ठीक है, वो सबके लिए सबको पढ़ना है, चाहे वो हिंदी से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे मैथ साइंस से हो, चाहे वो सोशल साइंस से हो, सबको पढ़ना है, ठीक है। और उसमें जो सिलेबस में लिखा है, कोई स्पेशल कोई लेसन्स नहीं लिखे, उसमें यही लिखा है भारत का इतिहास, भारत का भूगोल और भारत का संविधान। तो भारतीय संविधान से संबंधित जो भी चीजें होंगी वो हमें पढ़नी होंगी, मतलब विदेशी चीजों को थोड़ा सा अलग रखना है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे नहीं पढ़ना है, चाहे वो भूगोल हो चाहे वो इतिहास हो, ठीक है। तो आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सभी जन एक है, ये है पहला चैप्टर है इसका। और इसको हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा होगा कि इतिहास और भूगोल की जो पहली पहली दोनों की जो वीडियो आप लोगों के सामने आई है वो काफी इंपॉर्टेंट थी। और उसमें काफी अच्छे क्वेश्चंस भी बन रहे थे, ठीक है। तो काफी अभी तो 6 क्लास का स्टार्ट ही हुआ है, अभी पहले ही लेसन स्टार्ट हुए हैं। अभी जितना ही आगे बढ़ेंगे उतने और इंपॉर्टेंट आएंगे। फिर 7th और 8th की जब बुक आएगी तो और ज्यादा उसमें चीजें इंपॉर्टेंट आती जाएंगी, ठीक है। तो इन चीजों को आप लोग इग्नोर मत करिए, चाहे आप प्राइमरी टीचर वैकेंसी की तैयारी कर रहे हो, चाहे चाहे आप जूनियर शिक्षक भर्ती की कर रहे हो। तो चलिए देखते हैं कि इसमें क्या है। सभी जन एक है, इसमें देखिए, भारत विविधताओं का देश कहा जाता है। इसके विभिन्न भागों में अलग अलग भौगोलिक एवं जलवायु की स्थितियां पाई जाती हैं। इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको हाईलाइट कर दिया गया। तो यहाँ पर देखिए, अब देखिए, उत्तर में विश्व का नवीनतम एवं सबसे ऊंचा पर्वत हिमालय है। अक्सर एक क्वेश्चन तो सबको इसका आंसर पता है कि विश्व का सबसे ऊंचा या सबसे बड़ा पर्वत कौन सा है, तो वो हिमालय है आपका। लेकिन अगर नवीनतम पूछ दिया जाए तो लोग इसमें कंफ्यूज हो सकते हैं। तो नवीनतम भी जो पर्वत है वो कौन सा है, हिमालय, ठीक। अब देखिए, भारत में एक और जहां चेरापूंजी और मौसिनराम जैसे अत्यधिक वर्षा वाले भाग हैं, वहीं पश्चिमी राजस्थान जैसे शुष्क मरुस्थलीय प्रदेश भी हैं। तो यहाँ पर अत्यधिक वर्षा कहाँ कहाँ होती है, चेरापूंजी और मौसिनराम, वर्तमान में मौसिनराम में होती है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। संसार में विभिन्न भागों में रहने वाले लोगों का खान पान, रहन सहन, पहनावा, बोली आदि एक दूसरे से भिन्न है। समय समय पर विश्व के विभिन्न भागों से लोग भारत आते रहते हैं और यहाँ स्थायी रूप से बसते हैं, ठीक। अब वहां पे इसको छोड़ देते हैं, मेन चीजें यहाँ से स्टार्ट है। हमारे समाज में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, जैन, बौद्ध और अन्य समुदाय एक साथ मिलकर रहते हैं। ऐसा कहा जाता है कि हमारे देश में प्रत्येक 200 से 250 किलोमीटर के बाद बोली, रहन सहन और रीति रिवाजों में अंतर हो जाता है। देश में लगभग 225 भाषाएं बोली जाती हैं, जिसमें 22 भाषाएं मुख्य हैं, ठीक है। तो कितनी भाषाएं हैं, ये आपकी 22 भाषाएं हैं, ठीक। जैसे हिंदी, उर्दू, बांग्ला, उड़िया, मराठी, पंजाबी, तेलुगु, तमिल आदि। हमारे प्रदेश में मुख्यतः हिंदी भाषा बोली जाती है। यहाँ अवधी, ब्रज, भोजपुरी, बुंदेलखंडी आदि आंचलिक बोलियां भी बोली जाती हैं। जब हम एक जब हम देश के एक भाग से दूसरे भाग में जाते हैं तो भाषा की यह विविधता कभी कभी परेशानी का कारण बन जाती है, ठीक। अब देखिए, जो इंपॉर्टेंट चीज, अब यहाँ से देश के विभिन्न विविध नृत्य नृत्य अक्सर पूछे जाते हैं, क्वेश्चन नृत्य से संबंधित जरूर आता है, ठीक है। हमारे देश में अलग अलग क्षेत्रों की संस्कृतियां वहाँ के नृत्यों से झलकती हैं। जैसे तमिलनाडु का भरतनाट्यम। तो तमिलनाडु कहाँ का है, तमिलनाडु का मतलब नृत्य क्या है, भरतनाट्यम। ओडिसी कहाँ का है, उड़ीसा का। ये तो उड़ीसी तो आप लोग ऐसे ही देख के बता सकते हैं। कथकली कहाँ का है, कथकली ये कहाँ का है, केरल का, ठीक है। तो इनको आप लोग, ये चीजें आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर आते हैं, ठीक है। पहनावे में विविधता। हमारे देश में विभिन्न भागों में पहनावे की भी विविधता दिखाई देती है। साड़ी और धोती अनेक स्थानों पर पहने जाते हैं, लेकिन उनके पहनने का ढंग बदल जाता है। पहनावों का संबंध उस क्षेत्र की जलवायु से भी होता है। कश्मीर में पहने जाने वाला फिरन जाड़े से बचाता है। कभी कभी क्वेश्चन ऐसे भी आ जाता है, सीटेट में अक्सर आता है कि फिरन कहाँ पहना जाता है, ठीक है। तो फिरन कहाँ पहना जाता है, कश्मीर में। या कश्मीर में कौन सा पहनावा है, तो उसको जैसे ऑप्शन में आपके फिरन होगा, तो ये आपका सही आंसर होगा। राजस्थान में पहने जाने वाली बड़ी बड़ी पगड़ियां वहां के गर्म रेगिस्तानी मौसम से बच जाती हैं। पगड़ी के बारे में तो जानते ही होंगे, ठीक है। भारतीय क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों के नाम तो आपको उम्मीद है पता ही होंगे, तो इसको कुछ ज्यादा वो देख करने की जरूरत नहीं है। अब देखिए अब देखिए, आजादी की लड़ाई में महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह तथा अशफाक उल्लाह खां के योगदान की जानकारी एकत्र कीजिए। तो इन लोगों ने आज़ादी की लड़ाई में मुख्य भूमिका निभाई थी, ठीक। अब यहाँ पे कहानी है, इसको हटा देते हैं। अभी पहला ही चैप्टर है, इसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं सिर्फ उसी को पढ़ेंगे, फालतू की चीजों को हटाते चलेंगे, ठीक है। अब खेलों में पीटी उषा, कर्णम मल्लेश्वरी,
सानिया मिर्जा, झूलन गोस्वामी, एमसी मैरी कॉम और साइना नेहवाल आज ने भारत का नाम ऊंचा किया। समाज सेवा में मदर टेरेसा तथा मेधा पाटेकर के नाम उल्लेखनीय है। ठीक है, तो इनके नाम आपको पता होना चाहिए। भारतीय मूल की दो महिलाओं कल्पना चावला एवं सुनीता विलियम्स ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में ख्याति अर्जित की। कई प्रदेशों के मुख्यमंत्री पद को अनेक महिलाओं ने सुशोभित किया है। ठीक है, लिंग के आधार पर होने वाले भेदभाव के अलावा हमारे समाज में जाति के आधार पर भी भेदभाव देखने को मिलता है। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, ये तो होता ही है अपने, अब हालांकि थोड़ा सा कम हो रहा है लेकिन अभी भी है। निम्न समझी जाने वाली जातियों को उनके अधिकार दिलाने के लिए महात्मा गांधी, ज्योतिबा फुले, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जैसी महान विभूतियों ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। हमारे देश की स्वतंत्रता के बाद संविधान बनाते समय डॉक्टर अंबेडकर ने अस्पृश्यता या छुआछूत मिटाने के लिए महत्वपूर्ण सुझाव दिए। छुआछूत को अब कानूनी रूप से समाप्त कर दिया गया है। भारत के प्रत्येक नागरिक को, चाहे वह किसी जाति, लिंग या धर्म का हो, समान अधिकार और समान अवसर प्राप्त है। सभी को सरकारी नौकरियां पाने के लिए समान अवसर दिया गया। वर्षों से भेदभाव के शिकार जातियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए संविधान में उनके लिए सरकारी सेवाओं में आरक्षण की भी व्यवस्था की गई है। ठीक, अब देखिए राष्ट्र ध्वज के बारे में देख लेते हैं। राष्ट्र ध्वज ये आपके सामने बना हुआ तिरंगा, इसके बारे में देखिए जो भी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। हमारे देश के ध्वज में तीन रंग क्रमशः केसरिया, सफेद, हरा है, इसलिए इसे तिरंगा भी कहते हैं। हरा रंग का अपना एक अलग महत्व एवं संदेश होता है। जैसे सबसे ऊपर का हर रंग का अपना एक अलग महत्व एवं संदेश होता है। अब ये आपको पता होने चाहिए कि देखिए सबसे ऊपर का केसरिया रंग बलिदान का प्रतीक होता है। अक्सर ये पूछा जाता है केसरिया रंग किसका प्रतीक है, तो ये बलिदान का है। बीच का सफेद का रंग शांति का है, सफेद का रंग। और नीले रंग का जो हमारी नीले रंग का नीचे का हरा रंग हमारी धरती की हरियाली दर्शाता है। ठीक है, जो हरा रंग है। ध्वज के बीच बना हुआ चक्र उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। मतलब जो चक्र है नीले कलर का, वो उन्नति की ओर अग्रसर होने का प्रतीक है। यहाँ चक्र नीले रंग का बना होता है, इसमें कुल 24 तीलियां होती है। ध्वज की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 होता है। ठीक है, अनुपात भी आपको पता होना चाहिए। अब देखिए, अब राष्ट्रगान को देख लेते हैं। जो भी इंपॉर्टेंट, राष्ट्रीय पर्व पर ध्वज फहराने के बाद हम राष्ट्रगान गाते हैं। इसके रचयिता गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। राष्ट्रगान के गायन की अवधि 52 सेकंड है। इन सभी चीजों को आप लोग जरूर देखिए, भले आपको इजी लग रही हो, क्योंकि इससे आपकी एक लय बन जाएगी। आगे जितना भी चैप्टर बढ़ेंगे वो आपके अच्छे से अच्छे आपको मिलते जाएंगे। राष्ट्रगीत देख लिए। बंकिम चंद्र चटर्जी ने वंदे मातरम गीत की रचना की, जिसे जनगण मन के समान दर्जा प्राप्त है। यह गीत स्वतंत्रता संग्राम में जन जन का प्रेरणा स्रोत था। इसका प्रथम पद इस प्रकार है, वंदे मातरम, मातृभूमि की वंदना करता हूँ। ठीक है, तो ये तो आप लोग अपने आप भी पढ़ सकते हैं। राष्ट्रीय पशु। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ है। यह पीले रंग का धारीदार पशु है। इसकी दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के लिए बाघ को राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त है। बाघ की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है उसे रॉयल बंगाल टाइगर कहते हैं। ठीक है, तो भारत की जो प्रजाति भारत में पाई जाती है, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता है तो वो रॉयल बंगाल टाइगर उसे कहते हैं। राष्ट्रीय पक्षी। भारत का राष्ट्रीय पक्षी मोर है। इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी होती है तथा सिर पर पंखे के आकार की कलगी होती है। मादा की अपेक्षा नर मोर अधिक सुंदर होता है। उसकी गर्दन चमकीली नीली होती है तथा पूंछ लंबी और चमकीले हरे पंखों की बनी होती है। नर मोर अपने पंखों को फैलाकर आकर्षक नृत्य करता है। मादा मोर का रंग भूरा होता है। वह नर मोर से थोड़ी छोटी होती है और उसकी पूंछ बड़ी नहीं होती है। राष्ट्रीय पुष्प के बारे में। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। यह एक पवित्र पुष्प है तथा प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में इसका एक महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से एक कमल भारतीय संस्कृति का शुभ प्रतीक माना जाता है। ठीक, ये सारी चीजें इसलिए बता रहे हैं, कुछ चीजें इसमें कुछ ऐसी भी चीजें होंगी जो शायद आपको ना पता हो। भारत का राज चिन्ह सारनाथ में स्थित है। अशोक स्तंभ से लिया गया है। राज चिन्ह में 4 सिंह है। प्रत्येक सिंह का मुंह पूरब, पश्चिम, उत्तर तथा दक्षिण दिशा की तरफ रहता है। इसके नीचे एक पट्टी है जिसके बीच में एक चक्र है। इस चक्र के दाईं ओर एक सांड। अब ये देखिए इंपॉर्टेंट चीज है, इस चक्र के दाईं ओर क्या है, एक सांड, और एक बाईं ओर एक घोड़ा है। इस स्तंभ में नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते लिखा गया, जिसका अर्थ है सत्य की ही विजय होती है। तो ये कहाँ से, सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से ही सत्यमेव जयते लिया गया। ये भी क्वेश्चन आता रहता है। ठीक है, तो इस तरीके से ये चैप्टर बहुत छोटा था और ये भी आपका कंप्लीट हो गया है। और हालांकि ये थोड़ा सा इजी, बहुत इजी था। जिस हिसाब से आपकी हिस्ट्री और ज्योग्राफी थी, उस हिसाब से ये देखा जाए तो ये काफी इजी था। ठीक है, और जितना भी आप लोग आगे बढ़ेंगे। अब देखिए एक चीज बताइए, मैं आप लोगों से एक बात तो हर बार कहता हूँ कि सोशल स्टडी को जो आपका 50 नंबर का जो कंपलसरी पेपर है, मुझे तो यही लग रहा है यही डिसाइड करेगा आपका चयन, क्योंकि लोग इस पे ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। ठीक, मैथ साइंस है तो मैथ साइंस पढ़ रहे हैं, या फिर हिंदी है तो हिंदी पढ़ रहे हैं, लेकिन इसको बहुत कम तवज्जो मिल रही है जिस हिसाब से इसमें, मतलब इसको मिलनी चाहिए वैल्यू। ठीक है, तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग कहीं से भी पढ़ें, लेकिन सोशल साइंस को भी अपना टाइम दें। ठीक है, क्योंकि अगर सबसे टफ आपको कुछ पड़ेगा तो शायद सोशल साइंस पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपको बहुत पढ़ना है, बहुत कुछ पढ़ना है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी,
अर्थशास्त्र, रीजनिंग, ठीक है, और आपके इसमें रीजनिंग है, करंट अफेयर है, सब इसी में आएगा, ठीक है। तो जहां से भी आप लोग पढ़ पाएं तो इसको कंप्लीट करने की कोशिश जरूर करें। तो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और पॉलिटी तो आपकी यहाँ पे 6 to 8 यहाँ पे करवा रहा हूँ, फिर आगे भी देखता हूँ कि इसको कितना आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।